नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द सीरियस कॉमेडी शो में। आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं शरद जोशी जी का व्यंग जाने किस स्थान के कवि से बातचीत। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस व्यंग का पाठ करूं, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। निवेदन यह है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसे सब्सक्राइब करने में आपका मात्र एक पल लगेगा और ये एक पल इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। और यदि आप कमेंट करने का समय निकाल सकें तो प्लीज जरूर कमेंट करें। और हाँ, यदि कोई मेरे लेखक मित्र भी इस व्यंग को सुन रहे हों तो अगर वे चाहें तो मुझे अपने व्यंग भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनके व्यंग भी मैं रिकॉर्ड करके यहां सुना सकूं। जाने किस स्थान के कवि से बातचीत, शरद जोशी। बहुत सारे सोफे और बहुत सी सुखद कुर्सियां थी जिन पर थोड़े से लोग बैठे हुए थे। बाहर आसमान साफ था और हवा आ रही थी। ये हवा पंखे से आ रही थी या बंगले के 3 बड़े बड़े खुले दरवाजों से, इस विषय में मेजबान भी स्पष्ट नहीं थे, जो अपेक्षाकृत चौड़ी कुर्सी पर बैठे व्यर्थ मुस्कुरा रहे थे। लोग आ रहे थे और हाथ मिलाने और परस्पर परिचय प्राप्त करने का दौर बार बार दोहराया जाता था। बीच में एक सोफे पर वो विदेशी कवि बैठा था जो किसी स्थान का था, जो दुनिया के बड़े नक्शे में कहीं है। कहाँ है मुझे नहीं पता, पर वो है। सरकार कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाती है जिसके अंतर्गत यहाँ के कवि वहां भेजे जाते हैं और वहां के किसी कवि को इधर बुलाया जाता है। यहाँ के बजाने नाचने वाले वहां जाते हैं और उधर वाले इधर आ जाते हैं। अभी हमारे कुछ दोस्त कवि विदेश होकर आए तो बोल रहे थे कि जितनी इज्जत भाग्य में लिखी थी वो एक साथ विदेश में माह भर में हो गई। बड़े संतुष्ट थे। वहां उन सब श्रोताओं ने जो हिंदी नहीं जानते थे, हमारे कवि मित्र की उन रचनाओं को ध्यान से सुना जिन्हें हम हिंदी भाषी सामान्यतः हूट कर देते। सोफे पर बैठा वो जाने किस स्थान का कवि बड़ा प्रसन्न लग रहा था। अपने पास बैठे दुभाषिए से छोटी सी बात कर वो गदगद हो जाता था। मुझे शक होने लगा कि कहीं वो शख्स भी अपनी भाषा में कविता सुनाते हुए हूट तो नहीं होता। उसके पास बैठा दुभाषिया वास्तव में दोनों भाषाओं में कमजोर था। वो जाने किस स्थान की भाषा पता नहीं कितनी जानता था, मगर हिंदी में जरूर बड़ा कमजोर था। वो अंग्रेजी की सहायता से हमें हिंदी में समझाता था। सांस्कृतिक आदान प्रदान का मधुर क्षण आरंभ हुआ। उसने कहा, आप लोग मुझसे प्रश्न पूछिए, मैं जवाब दूंगा। हम लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मेरे मन में एक सवाल था कि वो देश जहां कवि रहता है दुनिया के गोले पर कहां है, मगर मैंने नहीं पूछा, क्योंकि वो मेरे लिए बड़े शर्म की बात होती कि मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की गहरी पकड़ रखने के बावजूद भूगोल में कमजोर हूं। तभी एक स्थानीय कवि ने प्रश्न किया, आपकी भाषा में कविता लिखने से कवि का पेट भर जाता है? उसे कोई दूसरा धंधा नहीं करना पड़ता? जैसे दूसरे नाम से गंदे उपन्यास लिखना, अनुवाद या प्रोफेसरी। दुभाषिए ने जाने किस स्थान के कवि से कहा, आर्दुबरी तारतम्य पोइटासी चाव नाले काव सेव नाले जीन पुत्रो नावेल नी फुरसोरी जरी। ये सुनकर एकाएक जाने के स्थान का वो कवि गंभीर हो गया और कुछ क्षण रुक कर बोला, पोर्ताने पोइटासी चाव नाले जीन कजा चीस को शिवालेम पियारासी। फिर हंसा और कहने लगा, जोएलता दरानता नोवालेबो शाकीरम शकारीम। इस पर वो दुभाषिया भी हंसा और उसने हमें बताया, हमारे देश में कविता लिखने से कवि का पेट तो भर जाता है, क्योंकि वो कविता पार्टी वगैरह में खाता रहता है, मगर परिवार के लोग भूखे रहते हैं, क्योंकि वे हर जगह कवि के साथ नहीं जा सकते। ये उत्तर सुनकर संभ्रांत लोगों ने मजा लिया और वे हंसे, मगर एक हिंदी कवि पूर्ण भावावेश में उठा और जाने किस स्थान के कवि से गले लग गया और बोला, वाह भाई, आपके हमारे देश में कितना सांस्कृतिक साम्य है। हमारे यहां भी कवि सपरिवार भूखे रहते हैं।
अंतर यही है कि हिंदी कवियों को पार्टियों में नहीं बुलाया जाता। दोनों गले लग रहे थे। बड़ा दिल तोड़ दृश्य था। मेरे पास बैठे सज्जन ने झुककर धीरे से कहा कि इन कवियों को पार्टियों में नहीं बुलाया जाना चाहिए। अभी हमने एक पार्टी में 2 कवि बुलाए थे तो वे पूरे समय लड़कियां घूरते रहे। पार्टी का खर्चा हम कर रहे थे, लड़कियों को निमंत्रण हमने दिया था और घूर ये लोग रहे थे। मैंने उत्तर में सुझाव दिया कि अगली बार जब पार्टी हो तो आप गद्यकारों को बुलाइए, वे शायद भले साबित हों। उन्होंने मुंह बिचका दिया। तभी एक प्रश्न और उछाला गया और दुभाषिए ने उसे झेल कर जाने किस स्थान के कवि को सौंप दिया। प्रश्न था, क्या आपके यहाँ कविता संकलन छपते हैं? छपने के बाद बिक पाते हैं? उन्हें प्रकाशक छापते हैं या कवि अपनी गांठ से छपवाते हैं? जाने किस स्थान के कवि ने उत्तर दिया, हाँ, हमारे यहाँ कुछ ऐसे सौभाग्यशाली कवि हैं जिनके संकलन प्रकाशक ने छापे हैं। संकलन छपने पर कवि को कुछ प्रतियां मुफ्त मिल जाती हैं जिन्हें वो बांट सकता है या अपने वंशजों के पढ़ने के लिए घर में रख सकता है। कहीं कहीं पेमेंट की प्रथा है, कई बार कवि को उस पर पुरस्कार भी मिल जाता है। क्या अधिकांश प्रकाशक कवियों को कुछ देते नहीं? किर्दचुस्बे बीजाजेरी प्रोमात्या लावशीनो चो नास्ते लावशीनो, अधिकांश कुछ नहीं देते। इतना सुनते ही हमारे नगर के एक प्रकाशक अपने भारी भरकम शरीर सहित उठे और जाने किस स्थान के कवि के गले लग गए। वाह भाई, आपके हमारे देश में कितना सांस्कृतिक साम्य है। हम यहाँ प्रकाशक लोग इसी स्थिति में हैं। दिल तोड़ दृश्य पुनः स्थापित हो गया। यद्यपि प्रकाशक महोदय के भारी शरीर से लगने में उस विदेशी कवि को असुविधा हो रही थी, देशी कवि को भी होती। आप अपना मौलक के बारे में हमको कुछ बताइए, समथिंग अबाउट योर कंट्री। कवि ने उत्तर स्वरूप लंबा भाषण दिया और दुभाषिए ने उससे कहीं अधिक विस्तार से बताया कि मेरा देश बड़ा सुंदर है। वहां पहाड़ और नदियां हैं, वहां का मौसम बहुत अच्छा रहता है, ज्यादा बर्फ गिरती है। हमारे देश में छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, नौजवान हैं जो प्रेम करते हैं और नौकरियां तलाशते हैं। लोग घरों में अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं। हमारे देश में सिनेमा है, थिएटर हैं जिनमें लोग रोज जाते हैं, अखबार निकलते हैं जिनमें खबरें छपती हैं, कवि हैं वे कविता लिखते हैं और कॉफी हाउसों में बैठकर सिगरेट पीते हैं। हमारा देश एक महान देश है जिसका मोटा इतिहास है जो बच्चों के कोर्स में लगा हुआ है। हमारे देश में पुराने खंडहर हैं, आप लोग कभी तशरीफ लाएं तो हम दिखा सकते हैं। इस पर प्रशंसा सूचक तालियां बजी, सब वाह वाह करने लगे। मेरे पीछे बैठे हुए सज्जन ने कहा, क्या सुंदर देश है, और एक हमारा ये कमबख्त हिंदुस्तान है जहां कुछ नहीं होता। कुछ कीजिए तब होगा, यूं तो कुछ नहीं होगा, दूसरे ने कहा। इसके उपरांत जाने किस स्थान के कवि ने फरमाइश की कि वे भारतीय कविता सुनना चाहते हैं। एक कवि तुरंत खड़े हो गए। किसी ने कहा, बैठ जाओ, मगर उन्होंने कविता आरंभ कर दी। कविता छोटी थी मगर गड़बड़ थी। हम लोगों को कुछ समझ आ गई, लेकिन दुभाषिए को जरा समझ नहीं आई। उसने कहा कि जब तक मुझे समझ नहीं आएगी मैं अनुवाद नहीं कर सकूंगा। इस पर कवि ने कह दिया, जब आपको कविता की समझ नहीं तो आप दुभाषिए कैसे हो गए? इस पर दुभाषिए ने शांति से कहा, मैं बहुत बड़ा विद्वान या भाषाविद नहीं हूं। अगर होता तो मेरी ड्यूटी एक कवि के साथ नहीं लगती, बल्कि मैं इसी देश के किसी नेता के साथ रहता। आप जो भी अर्थ समझ में आए वही उन्हें सुना दीजिए। अगर आप कोई दूसरी कविता का भी अर्थ समझा देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? ये सांस्कृतिक मैत्री का प्रश्न है, इसमें बहुत सही चीज पर जोर देने की जरूरत नहीं। कोई अच्छी सी बात कह दीजिए, मेजबान ने कहा, जो अब तक चुप बैठे मात्र मुस्कुरा रहे थे। दुभाषिया उस विदेशी कवि को हिंदी कविता का जो मर्जी आया वो अर्थ समझाने लगा। हम लोग बाहर आकाश की ओर देखने लगे। हम सब अब आपकी कविता सुनना चाहते हैं, मेजबान ने कहा। मुनाजी शावलों चुस्के पोई। कवि ने सुना और लजाने लगा। इसके बाद मैंने देखा कि जाने किस स्थान का वो कवि खो सा गया है।
शायद वो तय नहीं कर पा रहा था कि कौन सी कविता सुनाने की दृष्टि से श्रेष्ठ रहेगी। फिर उसने एक कविता सुनाई जिसका दुभाषिए ने यों अर्थ बताया। पेड़ पर बर्फ है जिसके नीचे वो लड़की खड़ी है, जिसे मैं अपनी खिड़की से देखता हूं और प्यार करता हूं। मौसम बदलता है, प्यार नहीं बदलता। अपने पिता का इंतजार करती वो लड़की मुझे अच्छी लगती है। काश मेरा कोई पिता होता। युद्ध में मर गया है वो। लड़की इंतजार करती है। मैं कहता हूं संसार में शांति होना जरूरी है ताकि वृक्षों में फल आ सकें और मैं और वो लड़की खा सकें। और इसी किस्म की बातें। तड़ तड़ तालियां बजी। वाह क्या कहने। विदेशी कवि प्रसन्न हो गया, फिर लजाने लगा। अब वो चाय वाय कब होगी? किसी ने चिल्लाकर पूछा। और कोई बात? दुभाषिए ने पूछा। बस खत्म करो यार, फिर इसे गवर्नर से भी मिलना है। मेजबान खड़े हुए और धन्यवाद का लंबा भाषण देने लगे। पास के कक्ष में चाय, काजू, बर्फी, समोसा, बिस्कुट, केला की व्यवस्था थी। हम सब उधर दौड़े। फिर छोटे मोटे मधुर वार्तालापों का वातावरण बना। आपने बहुत सौंदर्य कविता सुनाया। मैं चाहता था कि मेरी कुछ कविताओं का आपकी भाषा में अनुवाद होता। आप किसी एक्सचेंज प्रोग्राम में इधर आया है या अपने खर्चे से? दुभाषिया व्यस्त था। कवि हंस हंस कर जवाब दे रहा था। हम लोग इधर शहर का न्यू पोएट एक मैगजीन निकालता है। दिस इज वेस्ट इन इंडिया। नारबेनी चितारे जी, कितना सर्कुलेशन है? 1000। अबे हिंदी में बोल, सब गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजी नहीं जानते। तभी कॉलेज की कुछ लड़कियां जाने किस स्थान के उस कवि से ऑटोग्राफ लेने पहुंची। यू आर ब्यूटी कहकर कवि बड़ी मौज में आकर एक लड़की के मुखड़े की ओर बढ़ा। सब चौंक कर देखने लगे। बड़ा दिल तोड़ दृश्य था। ये क्या अंग्रेजी जानता है? किसी ने दुभाषिए से पूछा। एक दो वाक्य। शेष दोनों लड़कियों ने मस्ती का यों सार्वजनिक रूप देख अपनी ऑटोग्राफ की कॉपियां छिपा लीं और पीछे खिसक गई। वो लड़की सिर झुकाए खड़ी ऑटोग्राफ ले रही थी। बाहर आकाश खुला था। मेजबान यथावत अंतरराष्ट्रीय स्तर की मुस्कुराहट मुस्कुरा रहे थे और हम अपनी नियति में बंधे स्थानीय स्तर के समोसे खा रहे थे।